with you. I hope जो टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है वो आप लोग करते जा रहे हो. Yes, fixed working capital and fixed capital and working capital. Fixed capital. Fixed capital refers to investment in long-term assets or fixed assets. Fixed assets are those which remain in the business for more than 1 year, usually for much longer. Example: plant and machinery, furniture, fixtures, land and building, vehicle, etc. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या दे रखा है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझाता हूँ इसका. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस की जरूरत होती है वो फाइनेंस की जरूरत दो चीजों के लिए होती है. एक होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और एक होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजों के अलावा फाइनेंस की जरूरत कभी भी नहीं होती. अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस में अगर पैसे की जरूरत है तो मेरे को दो ही चीजों के लिए जरूरत पड़ती है. एक मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए और एक मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. अब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे पहले अपन कर रहे हैं. तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? फिक्स कैपिटल मींस दोज इन्वेस्टमेंट which are in long term assets. ठीक है, जो अपने बिजनेस में फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए अपने पास रहती है. अपने बिजनेस को जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स एक्सेट्रा. अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? मतलब मेरी फिक्स कैपिटल कितनी लगेगी, कितनी होनी चाहिए, कितनी मुझे उसको मेंटेन करनी है, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है फिक्स कैपिटल के अंदर. इसको, इन सब पॉइंट्स को सोचने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं अपने को. सबसे फर्स्ट है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, एकदम कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, अच्छे से समझना. सबसे फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस. देखो सिंपल सा है. नेचर ऑफ बिजनेस मतलब अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है. बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक होता है ट्रेडिंग यूनिट. ठीक है, या तो मैं गुड्स बना रहा हूँ या मैं गुड्स बना हुआ गुड्स बेच रहा हूँ. तो अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैं जब गुड्स खुद बना रहा हूँ तो मेरे को एक्सेस मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, काफी सारी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी. तो मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहां पे मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर मेरी ट्रेडिंग कंसर्न है, मैं डायरेक्ट बना हुआ गुड्स मेरी शॉप पे रख रहा हूँ और शॉप पे रख के वो सामान बेच रहा हूँ. तो मुझे ना तो कोई फिक्स मतलब हेवी मशीनरीज की जरूरत है, ना कोई और चीजों, डिलीवरी व्हीकल्स और इन सब चीजों की जरूरत नहीं. मुझे केवल क्या है, मेरे को मेरी शॉप के ऊपर केवल फर्नीचर रखने की जरूरत है. भाई जहाँ पे मैं मेरा जितना भी वो गुड्स है उन गुड्स को जमाऊंगा या सेटल आउट करूंगा, तो मेरे को मेरी शॉप के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हर गुड्स की केवल फर्नीचर की जरूरत है. तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी ट्रेडर की? ओनली अ फर्नीचर. ठीक है, फर्नीचर हो गया, उसका काउंटर हो गया, उसकी चेयर हो गई जहाँ वो बैठ रहा है. अगर उसने कंप्यूटर रखा हुआ है बिलिंग के लिए तो कंप्यूटर हो गया. और मे बी अगर उसकी रिटेल यूनिट थोड़ी बड़ी है तो उसने डिलीवरी व्हीकल भी रखा हुआ है फॉर डिलीवरी पर्पस. ठीक है, मगर एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा क्या होगी? कम होगी. क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास में एक और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या आएगा? उसकी मशीनरी, जिन मशीन्स के ऊपर वो गुड्स बन रहा है. ठीक है, तो द टाइप ऑफ बिजनेस इज अ बेयरिंग upon the fixed capital requirement. For example, a trading concern needs lower investment in fixed assets compared with a manufacturing organization, since it does not require to purchase plant and machinery etc. Then second point is scale of operation. अगर मेरा business large scale के ऊपर काम कर रहा है तो मुझे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत है. अगर मेरा बिजनेस स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है तो मुझे कम फिक्स कैपिटल की जरूरत है. बेसिक पॉइंट है बिल्कुल. A larger organization operating at a higher scale needs bigger plant, more space, etc. Therefore, require higher investment in fixed assets when compared with a small organization. एक तो सिंपल जैसे मैच स्टिक बनाने की कंपनी है. ठीक है, मैं दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल देता हूँ आपको. एक तो सिंपल मैच स्टिक बनाने की कंपनी है और एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है. तो दोनों में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा. जो मैचस्टिक मैन्युफैक्चरर है उसको बहुत कम जगह चाहिए, कम उसको मशीन्स चाहिए, कम उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी. और ये कोई कार मैन्युफैक्चरर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला आदमी है तो उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, उसकी मशीन्स भी बढ़िया आएगी, तो उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ज़्यादा है. ठीक है. देन चॉइस ऑफ टेक्निक.
चॉइस ऑफ टेक्निक मतलब मैं लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहा हूँ या मैं मशीन इंटेंसिव वर्क कर रहा हूँ। जैसे जैसे जो मैंने आपको मैच स्टिक बनाने वाला बताया, मैच स्टिक बनाने की कंपनी है तो वो लेबर इंटेंसिव कंपनी होती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब जैसे देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके के वर्क चलते हैं। ये जो अपने स्टोन क्रशिंग वाली फैक्ट्रीज होती है, स्टोन क्रशिंग वाली फैक्ट्री के अंदर जो बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव काम भी करते हैं कि वो जैसे उन्होंने लेबर लगा रखी है स्टोन क्रशिंग के लिए, और दूसरा वही इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी की हेल्प से स्टोन क्रशिंग का काम हो रहा है। या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन तो लेबर से काम करा रही है अपना सारा, वो मशीन ऑपरेटिव काम कम कर रही है, लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा कर रही है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा काम मशीनों पे कर रही है, वहां पे लेबर बहुत कम है। तो जो मशीन इंटेंसिव काम करेगी उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत ज्यादा होगी, जो लेबर इंटेंसिव वर्क करेगी उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है। A capital intensive organization require higher investment in plant and machinery as it relies less on manual labor. The requirement of fixed capital for such organization would be higher. Labor intensive organization on the other hand require less investment in fixed assets, hence their fixed capital requirement is lower. ठीक है। तो चॉइस ऑफ टेक्निक से भी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी कि मैं किस टेक्निक पे काम कर रहा हूँ। Then next is टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर मैं ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ जहाँ पे फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने की जरूरत है तो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मान लो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हूँ या कोई ऐसी इंडस्ट्री है मेरी जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर नई टेक्नोलॉजी आती है और मुझे वो नई टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करने की जरूरत पड़ती है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि मुझे बार बार वो नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक बार जो मैंने मशीन ला के रख दी, अब वो 10 साल तक 20 साल तक कोई मशीन काम करती है, मुझे उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसको अपग्रेड करने या नहीं करने से मेरे को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देखो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज asset become obsolete sooner, consequently their replacement becomes due faster. Higher investment in fixed assets may therefore be required in such cases. For example, computer become obsolete faster and are replaced much sooner than say furniture. Thus such organization which uses assets which are prone to obsolescence require higher fixed capital to purchase such assets. अगर मैंने बताया ना आपको, जैसे मेरी अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे मुझे कंप्यूटर्स की लाइफ कितनी होती है, 4 साल 5 साल बाद में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो मुझे अलग अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरे कंप्यूटर्स को भी अपग्रेड करना पड़ता है। मगर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में केवल फर्नीचर रखा हुआ है या केवल मशीनरी रखी हुई है जिसको अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है, तो वो एक ही मशीन 5 साल 10 साल 15 साल तक काम कर रही है, एक ही फर्नीचर 10 साल तक 15 साल तक काम कर रहा है, अपने को उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ज्यादा होता है वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, जिन ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कम होता है वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है। नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रखने हैं तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होएगी। मतलब अगर वो लार्ज कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं या वो बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं या वो एक और बिजनेस यूनिट ओपन कर रहे हैं, तो ये अगर इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर अगर वो जो जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं उसी लेवल के ऊपर वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं लेकर आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी एज कम्पेयर टू अदर एजेंसीज कम होगी। पढ़ते हैं, देखो, हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। व्हेन सच ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, a company may choose to create higher capacity in order to meet the anticipated higher demand quicker. These require larger investment in fixed assets and thus larger fixed capital. ठीक है, बेसिक पॉइंट था बिल्कुल। डाइवर्सिफिकेशन अगेन सिंपल कॉमन सेंस वाला पॉइंट। आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी पहले केवल
एफएमसीजी गुड्स में काम कर रही थी, अब वो होटल मैन्युफैक्चरिंग मतलब होटल डिपार्टमेंट में भी जाना चाह रही है, फिर वो टबैको प्रोडक्ट्स में भी आ गई, वो कॉस्मेटिक्स में भी आ गई, उसने क्लोथिंग बिजनेस भी चालू कर दिया। तो जितना ज्यादा वो डाइवर्सिफिकेशन करेगी उतनी ज्यादा उसको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी। पहले एफएमसीजी गुड्स में थी तो केवल एफएमसीजी से रिलेटेड मशीनरी उसने लेकर रखी थी। अब मान लो वो क्लोथिंग के बिजनेस में आ रही है तो क्लोथिंग के बिजनेस में आएगी तो क्लोथिंग के अंदर उसको क्लोथिंग से रिलेटेड जो मशीनरीज है वो मशीनरीज की जरूरत होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन होगा उतनी ज्यादा मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। विद डाइवर्सिफिकेशन fixed capital requirement increases. Example, a textile company is diversifying and starting a cement manufacturing plant. Obviously, its investment in fixed capital will increase. ठीक है, basic point था बिल्कुल. Then financing alternatives. A developed financial market may provide leasing facility as an alteration to outright purchase. When an asset is taken on lease, the firm pay lease rental and uses it. By doing so, it avoids huge sum required to purchase it. Availability of lease facilities thus may reduce the funds required to be invested in fixed assets, thereby reducing the fixed capital requirement. Such a strategy is especially suitable in high risk line of businesses. देखो, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे आजकल क्या होता है, लीज फैसिलिटी अवेलेबल होती है किसी भी मशीनरी को खरीदने के लिए। जो मशीनरी के वेंडर्स होते हैं वो आपको लीज फैसिलिटी देते हैं। लीज फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो 5 करोड़ रुपए की मशीन है, ठीक है, तो आपको 5 करोड़ की मशीन है, आपको 5 करोड़ पूरे एक बार में उसको नहीं पे करने, आप मान लो 10 लाख रुपीज मंथली उसको पे कर रहे हो। आप हर मंथ का 10 लाख रुपीज पे कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मान लो 5 साल 10 साल, जो जितने भी आपका टाइम का लीज बना हुआ है। तो लीज फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, ये वाली फैसिलिटी सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कहाँ यूज होती है। ये वाली स्ट्रैटेजी उन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करी जाती है जो हाई रिस्क लाइन ऑफ बिजनेस होता है, जहाँ पे मान लो बिजनेस में लॉस लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या बिजनेस में कोई रिस्क टेकिंग बिजनेस है, जहाँ पे कोई नए फील्ड के मान लो जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई प्रोपराइटर है, वो नए टाइप के बिजनेस में जा रहा है जहाँ पे उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो इतनी रिस्क नहीं लेना चाहता उस बिजनेस को लेके, ही इज नॉट श्योर कि ही विल अर्न प्रॉफिट और नॉट। तो वो क्या करेगा, वो अपनी मशीनरी को लीज पे ले लेगा। लीज पे ले लेगा तो उसको क्या करना है, हर महीने का सिर्फ रेंटल पे करना है, उसको सब मशीन्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर उसको हर महीने का केवल रेंटल पे करना है तो मान लो 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं चली, उसका बिजनेस नहीं चला और वो बिजनेस बंद भी करना चाहता है, तो उसको किसी भी तरीके की मशीनरी का लॉस नहीं होगा। उसका सिर्फ क्या गया, केवल रेंट पे करा उसने। और यही अगर वो 4-4 5-5 करोड़ की मशीन अगर वो खरीद लेता तो वो खरीदने के अंदर उसका क्या होता, उसका लॉस ज्यादा होता। उसको 2 साल बाद अगर वो बिजनेस बंद कर रहा है तो उसको वो सारी मशीन्स बेचनी पड़ती। अगर मशीन्स बेचेगा तो उसको मशीन बेचने में हेवी लॉसेस लगते एज कंपेयर टू द लीज रेंट। जिसका माइक ओपन है, माइक ऑफ करो फटाफट। तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे को फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मिलता है, मतलब परचेज करने की जगह अगर मुझे एसेट लीज पे मिलती है तो उन ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। अगर मेरे पास में फैसिलिटी है ही नहीं तो मुझे फिर वो मशीनरी पूरी परचेज ही करनी पड़ेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। At times, certain business organizations share each other's facility. For example, a bank may use another ATM, or some of them may jointly establish a particular facility. This is feasible if the scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of the facility. Such collaboration reduces the level of investment in fixed assets for each one of the participating organization. देखो इसका बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दे रखा है एटीएम मशीन्स। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने कोई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट करी और वो फिक्स कैपिटल में जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट वो रिकवर नहीं कर पा रही। मतलब जैसे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई रिमोट एरिया के अंदर, कोई गांव के अंदर कोई एटीएम फैसिलिटी चालू करी। अब उस एटीएम से जितना रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं, जितनी ट्रांजैक्शंस जनरली जनरेट होनी चाहिए उतनी ट्रांजैक्शंस जनरेट नहीं हो रही है और वो एटीएम लगाना उनके लिए लॉस में जा रहा है।
ठीक है। एटीएम का जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा देखो, एटीएम अगर मैं लगाऊंगा तो वहां पे मेरे को एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा, ठीक है, और एसी लगाना पड़ेगा, एसी का बिल 24 घंटे चालू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे, जिस एरिया में मैंने एटीएम लगा रखा है वहां का मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस मैं कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट में उतनी इनकम मुझे वहां से जनरेट नहीं हो रही, तो वो बैंक क्या करेगा, या तो उसको वो एटीएम बंद करना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, कई जगह के ऊपर आजकल लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने मान लो उसी एरिया में एसबीआई बैंक के साथ में टाई अप करा, क्या ऐसा करते हैं अपने एक ही एटीएम के अंदर अपन दोनों बैंकिंग डेटा अपलोड कर देते हैं, और दोनों बैंक का डेटा अपलोड करके और दोनों बैंक का कॉमन एटीएम बना देते हैं। आपके एसबीआई के जितने यूजर्स है वो भी यहाँ से पैसा निकाल पाएंगे, और मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने यूजर्स है वो भी यहाँ से पैसा निकाल पाएंगे। तो दोनों की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। दोनों को अलग अलग एटीएम सेटअप नहीं करने पड़े, दोनों ने मिलकर एक एटीएम सेटअप कर लिया, तो दोनों की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ही फिक्स कैपिटल को दो ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही है इन कोलैबोरेशन, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है। देन आई होप आपको फिक्स कैपिटल वाला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल। Now, what do you mean by working capital? Working capital is refers to those investment which are in current assets. ठीक है, जो आपकी current assets में जो investment अपन करते हैं for day to day smooth working of an organization, वो क्या कहलाते हैं आपकी working capital requirement। जो मशीनरी असेट्स इन सब में होता है वो क्या होता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जो डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेस के लिए किया जाता है, स्टॉक मेंटेन करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, एक्सपेंसेस पे करने के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस किसका पार्ट होते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। These investment facilities smooth day-to-day operation of a business. Current assets are expected to get converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year. Example of current assets in order of liquidity are, देखो in order of liquidity means कि जो सबसे highest liquid asset है वो सबसे पहले इन्होंने लिखी है, जो सबसे लेस लिक्विड है वो सबसे लास्ट में लिखी है। कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड इन्वेंट्री, WIP, रॉ मटेरियल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये अपनी करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स वो असेट्स होती है जो कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती है विद इन अ ईयर। और अपने को लिक्विडिटी के बेसिस पर, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर अपने को सारी करंट एसेट्स दे रखी है। कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक, ये तो ऑलरेडी कैश फॉर्म के अंदर ही है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज जिसको मैं हाथों हाथ इंस्टेंटली जब मुझे पैसे की जरूरत है उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ। बिल रिसीवेबल, बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकता हूँ। डेटर्स को डिस्काउंट ऑफर करके हाथों हाथ पेमेंट ले सकता हूँ। फिनिश गुड्स, बिकेंगे तो पैसा आएगा। WIP पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिर वो बिकेगा तो पैसा आएगा। रॉ मटेरियल अगेन पहले WIP में, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, बिकेगा तब पैसा आएगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं और जो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिए होते हैं, तो दीज आर प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी मेंशन करके दे रखा है इन्होंने। देन नेक्स्ट इज टॉप टिप, वर्किंग कैपिटल डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल जो डिसीजंस होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को दोनों को अफेक्ट करते हैं। किस तरीके से, देखो रीड करते हैं। वर्किंग कैपिटल refers to investment in current assets. Current assets are more liquid but less profitable than fixed assets. These provide liquidity to the business. An asset is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value. Insufficient investment in current asset may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation. However, these assets provide little or no return. Hence, a balance need to be struck between liquidity and profitability. देखो क्या समझा रखा है इसके अंदर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। वर्किंग कैपिटल डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कमेंट, सीधी ये लाइन जो दे रखी है, ये वाली लाइन कोट करके फुल स्टॉप लगा के आगे लिख दिया कमेंट, तो आपको 3 मार्क्स के अंदर ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस चीज को। वर्किंग कैपिटल रेफर्स
टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स जो होती है वो लिक्विड ज्यादा होती है, प्रॉफिटेबल कम होती है एज कम्पेयर टू फिक्स एसेट्स। मतलब जो करंट एसेट्स होती है वो अपने को प्रॉफिट कम अर्न करके देती है एज कम्पेयर टू फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स मगर क्या काम करती है, वो करंट एसेट्स बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है कि जितनी ज्यादा मेरे पास करंट एसेट्स होगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा लिक्विड स्टेट में होगी। मतलब मेरे को अगर कोई भी किसी को भी पेमेंट करना है और पेमेंट करने के लिए मुझे कैश की जरूरत है, तो अगर मेरे पास में करंट एसेट्स पड़ी है तो मैं उसको क्विकली कैश में कन्वर्ट करा के सामने वाले की पेमेंट ऑब्लिगेशन पूरी कर सकता हूँ। मगर साथ ही साथ जितना पैसा मैं करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता जाऊंगा उतनी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मेंटेन करने का काम कौन करता है, फिक्स एसेट्स करता है। करंट एसेट मेरी लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि मुझे मेरे बिजनेस में कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है। मतलब मैं उतनी ही करंट एसेट्स मेंटेन करके रखूंगा जितने की मुझे जरूरत है। मैंने एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रख लिया, मान लो मेरी जो प्रोडक्ट साइकिल है, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में लगभग 10 दिन का टाइम लगता है, फिनिश गुड्स को बिकने में 10 दिन का टाइम लगता है, बिका हुआ गुड्स का पेमेंट आने में 10 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो मेरे टोटल एक प्रोडक्ट साइकिल कितने की हो गई, 30 दिन की प्रोडक्ट साइकिल हो गई। तो मुझे मैक्सिमम स्टॉक भी कितने का मेंटेन करना है, 30 दिन का प्रोडक्ट स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है। अगर मैं 2 महीने जितना स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं 1 महीने का एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेरी उतना अमाउंट फालतू में बिना मतलब स्टक होके पड़ा रहेगा अपनी करंट एसेट्स के अंदर। और वही पैसा अगर मैं फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करता तो वो मुझे प्रॉफिट कमा के देता। प्रॉफिट कैसे कमा के देता, मान लो उस अमाउंट की मैं कोई मशीनरी खरीदता तो मशीनरी से और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता तो मेरी सेल्स भी ज्यादा बढ़ती, सेल्स ज्यादा होती तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होता। तो वर्किंग कैपिटल उतनी ही मेंटेन होनी चाहिए जितने की मुझे जरूरत है। ठीक है, देन नेक्स्ट, current liabilities are those payment obligations which are due for payment within 1 year। अपन ये सब चीजें पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में कि करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी वो पेमेंट ऑब्लिगेशंस होती है जिसको अपन 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देते हैं, सच एज बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अब देखो ये पॉइंट पढ़ो वापस, न्यू टिप के टॉप टिप में दे रखा है। Current assets are financed partly from short-term sources and partly from long-term sources. Some part of the current asset is financed through short-term sources, that is current liability, and the rest is financed through long-term sources and is called net working capital. अपने net working capital का फॉर्मूला क्या होता है, current asset minus current liability। ये भी आप पढ़ चुके होंगे अकाउंट्स के अंदर। Net working capital may be defined as the excess of current assets over current liability. Suppose capital employed of a company is 75 crore, which consists of debt 25 crore and equity 50 crore. The company invested 60 crores in fixed assets, that is fixed capital. It means the company can invest 15 crore in current assets. एक मिनट, हाँ यस, टोटल 75 की कैपिटल थी, 60 करोड़ रुपए तो इन्होंने फिक्स कैपिटल में इशू कर दिए, तो 15 करोड़ रुपए कहाँ डाल रहे हैं, वो करंट एसेट्स के अंदर। सपोज कंपनीज करंट एसेट्स आर 40 करोड़, this is because current assets of 25 crores are financed through current liabilities and the remaining 50 crores is financed through long term sources। देखो अब कंपनी की करंट एसेट्स मान लो टोटल 40 करोड़ की है, तो 40 करोड़ की अगर कंपनी के पास में टोटल करंट एसेट्स है तो अपनी नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो उन्होंने क्या कर रखा है, 25 करोड़ मेरे पास में, अगर देखो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है 75 में से उन्होंने फिक्स कैपिटल में कितनी रख रखी है 60, मतलब वो कंपनी मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल में कितना डाल सकती है, 15 करोड़ डाल सकती है। अब उसने करंट एसेट्स 40 करोड़ की मेंटेन कर रखी है, 40 करोड़ की करंट एसेट अगर उसने मेंटेन कर रखी है तो वो कैसे मेंटेन करेगी होगी, 40 करोड़ माइनस 15 दैट इज 25 करोड़ उसने फाइनेंस कर रखा है करंट लायबिलिटी के थ्रू। जो पैसा उन्होंने बाहर से लोन ले रखा है वो लोन से पैसा करंट एसेट्स में मेंटेन कर रहे हैं, और 15 करोड़ रुपए उन्होंने मेन जो अपनी कंपनी की जो कैपिटल है वो कैपिटल में से 15 करोड़ ले रखा है और 25 करोड़ रुपए करंट लायबिलिटी के थ्रू ले रखे हैं।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज पर्पस के लिए दे रखा है आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये मेन पॉइंट है, ये एग्जाम के अंदर वर्किंग कैपिटल वाला कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। फिक्स कैपिटल से भी ज्यादा कई बार वर्किंग कैपिटल वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, वही चीज, अगर मेरी ट्रेडिंग कंसर्न है तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि मैं सिर्फ गुड्स ला रहा हूँ और वो बेच रहा हूँ, मैं उनको प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। और यही अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मेरे पास में रॉ मटेरियल भी है, मेरे पास में WIP भी पड़ा होगा, मेरे पास में फिनिश गुड्स भी पड़ा होगा, तो मेरी मतलब जो मेरी करंट एसेट्स की मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न। A trading business needs less amount of working capital because there is no processing. Therefore, there is no distinction between raw material and finished goods. Sales can be affected immediately upon the receipt of material and sometimes even before that. However, working capital requirement of a manufacturing business is more, since raw material needs to be converted into finished goods before any sales can become possible. Similarly, service industries like transport, banking, advertising, warehouse and courier services etc. require less working capital since they usually do not have to maintain inventory. बेसिक पॉइंट था, नेचर ऑफ बिजनेस, अपना जिस तरीके का बिजनेस होगा उस अकॉर्डिंग मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मेरे को रॉ मटेरियल भी मेंटेन करने की जरूरत है और फिनिश गुड्स भी मेंटेन करने की जरूरत है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। और अगर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो मेरे को सिर्फ गुड्स मंगाना है और बेचना है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। नीचे भी एग्जाम्पल दे रखा है अपने को ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, कुरियर, इस तरीके के अगर मेरे बिजनेस है जहाँ पे मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे भी मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट में कुछ भी करंट एसेट्स तो रखनी नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में तो मेजरली क्या जाएगा, केवल फिक्स एसेट्स जाएगी। मेरे जितने भी ट्रक मैंने रखे हुए हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए, तो मेरा सारा जो पैसा है वो फिक्स एसेट्स में लगा हुआ है। बैंकिंग के अंदर भी कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजिंग में भी कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं, वेयर हाउसिंग में मैंने वेयर हाउस बना के रखे हुए हैं, अब उसमें कोई भी सामान तो जो भी आएगा वो कस्टमर का आएगा, तो मुझे कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कुरियर सर्विसेज में भी मुझे कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो इन सब के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेम पॉइंट है जो पहले भी था। अगर मेरा बिजनेस लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर मेरा बिजनेस स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, बिजनेस साइकिल जो मैंने आपको जस्ट अभी एग्जांपल दिया था कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में 10 दिन का टाइम लग रहा है, फिनिश गुड्स को बिकने में 10 दिन का टाइम लग रहा है और पेमेंट आने में 10 दिन का टाइम लग रहा है, तो मेरी जो पूरी बिजनेस साइकिल है वो 30 दिन में कंप्लीट हो रही है। तो अगर 30 दिन में कंप्लीट हो रही है तो मुझे 30 दिन जितना स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में 20 दिन लग रहे हैं, बिकने में 20 दिन लग रहे हैं और पैसे आने में भी 20 दिन लग रहे हैं, तो उनको कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उनको 60 डेज तक स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिफरेंट बिजनेस यूनिट। So different phases of business cycle affect the requirement of working capital by a firm. In case of a boom, the sales as well as production are likely to be larger, and therefore larger amount of working capital is required, as against the requirement for working capital will be lower during the period of depression, as the sales as well as production will be small. वही वाला point है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये बिजनेस देखो, इन्होंने इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्शन साइकिल और ये जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल, इस ऑपरेटिंग साइकिल को इन्होंने प्रोडक्शन साइकिल के नाम से समझा रखा है। बिजनेस साइकिल, ये बिजनेस साइकिल नहीं होगा इसका पॉइंट। अगर अपन इस पॉइंट को समझाना चाहते हैं तो फेजेस ऑफ बिजनेस के नाम से अपन हेडिंग दे सकते हैं। तो कि अगर मेरा बूम का टाइम चल रहा है, मतलब मेरा अगर अभी मेरा सीजन का टाइम है, जैसे फायर क्रैकर्स का बिजनेस होता है, तो अगर दिवाली टाइम है तो ज़्यादा गुड्स बन रहा है, ज़्यादा गुड्स बिक रहा है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। और अगर मेरा मतलब नॉर्मल टाइम है जहाँ पे मेरे को मतलब दिवाली सीजन नहीं है, सॉरी, अगर दिवाली सीजन है तो मेरे
मेरा सामान ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर मेरी डिप्रेशन का बिजनेस टाइम चल रहा है, मतलब दिवाली सीजन नहीं है तो दिवाली सीजन नहीं है, तो गुड्स भी बहुत कम बन रहे हैं, फायर क्रैकर्स भी बहुत कम बन रहे हैं, बिग भी बहुत कम रहे हैं, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। सीजनल फैक्टर्स, जो मैंने अभी आपको दिवाली वाला एग्जांपल दिया, पीक सीजन के अंदर हायर एक्टिविटी होगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। पीक सीजन नहीं है, लीन सीजन है, तो लीन सीजन के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए। देन प्रोडक्शन साइकिल, production cycle is the time spent between the receipt of raw material and the conversion into finished goods. Some business have a longer production cycle, example manufacturing of motor cars, while some have a shorter one, production of bread. देखो कोई एग्जांपल दे रखा है कि कोई गुड्स को बनने में 10 दिन लग रहे हैं, कोई गुड्स को बनने में 20 दिन लग रहे हैं, कोई गुड्स को बन के तैयार होने में 30 दिन लग रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में आने तक टाइम लगेगा, मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है। Then next, level of competition. Higher level of competition may necessitate larger stock of finished goods to meet urgent orders of customers. This increases the working capital requirement. Competition may also force the firm to extend liberal credit terms. लेवल ऑफ कंपटीशन, इजी पॉइंट अगेन, अगर मेरा मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ जिससे कोई भी मेरा कस्टमर खाली नहीं जाए, जितने भी मेरे पास ऑर्डर आए मैं सारे ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकूँ, तो मैंने स्टॉक भी ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है। और अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर तो मैंने नॉर्मल स्टॉक मेंटेन करा हुआ है, नॉर्मल स्टॉक मेंटेन करा हुआ है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो रखी है। क्रेडिट अलाउड, जो मैंने आपको समझाया था कि मेरे पैसे आने में कितना टाइम लग रहा है। अब अगर मैं 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ लोगों को, तो 10 दिन बाद पैसे आ रहे हैं, तो 10 दिन जितना ही मुझे मतलब मेंटेन करने की जरूरत है वर्किंग कैपिटल को। अगर मैं 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ तो 1 महीने बाद पैसे आएंगे, मतलब मेरा सामान तो आज बिक गया, ठीक है, अब पैसे 1 महीने बाद आएंगे, तो इस 1 महीने तक भी मैं बिजनेस कर सकूं, उस 1 महीने जितना मुझे और स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, पैसे 2 महीने बाद आएंगे, तो 2 महीने जितना स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है। तो different firm allow different credit terms to their customer. These depends upon the level of competition that a firm faces as well as the credit worthiness of the client. A liberal credit policy result in higher amount of debtors, increasing the requirement of working capital. जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड में दूंगा उतने ज़्यादा मेरे डेटर्स क्रिएट होंगे, तो उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। जितना कम क्रेडिट दूंगा उतनी कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। इसका वाइस वर्सा पॉइंट नेक्स्ट, क्रेडिट अवेल्ड, जहां से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब जहां से मैं सामान खरीद रहा हूँ, वहां से मुझे अगर 1 महीने का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है तो मेरे को सामान तो फ्री में मिल गया, मतलब मुझे पैसे 1 महीने बाद देने, इस 1 महीने में मैंने वो सामान बेच दिया, मेरे पास वापस कैश आ गया, वो कैश मैंने जो मेरा क्रेडिटर है उस क्रेडिटर को पे कर दिया, तो मुझे वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे कैश मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं फ्री में सामान खरीद के लाया था, उसको बेच दिया, पैसा आ गया, वापस उसको जमा करा दिया, तो मुझे खुद का पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मुझे क्रेडिटर से जो क्रेडिट पीरियड मिल रहा है वो मिल रहा है 15 दिन का, गुड्स बेचने में मेरे को लग रहा है 1 महीना, तो वो नेक्स्ट 15 दिन के जितना भी मेरे को स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, तो 15 दिन का स्टॉक, नेक्स्ट वाले 15 दिन का स्टॉक कब मेंटेन करूंगा, जब फर्स्ट वाले जो 15 दिन है उसका पेमेंट मैं क्रेडिटर को करूंगा, तो वो मुझे नया गुड्स देगा। तो जितना क्रेडिट, मतलब मेरी क्रेडिट फैसिलिटी जो मैं क्रेडिटर से ले रहा हूँ, जितनी क्रेडिट फैसिलिटी मेरी ज़्यादा होगी उतनी मुझे वर्किंग कैपिटल कम मेंटेन करनी है, जितना क्रेडिट अवेल पीरियड कम होगा उतनी मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा अवेल करनी है। ये इसका अपोजिट पॉइंट है, क्रेडिट अलाउड का अपोजिट पॉइंट है क्रेडिट अवेल। देन नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब जिन गुड्स में मैं डील कर रहा हूँ उसका जो रॉ मटेरियल है अगर वो इजीली अवेलेबल है, मतलब अब मैं आज ऑर्डर लगा रहा हूँ और कल मेरे मतलब फैक्ट्री पे वो गुड्स सारा डिलीवर हो जाएगा, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज ऑर्डर करूंगा कल आ ही जाएगा दुकान के ऊपर, तो मुझे इसको एक्स्ट्रा में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर मेरी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मतलब अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूँ मेरे मैन्युफैक्चरर के पास में कि मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल आने में ही 1 महीने का टाइम लगता है, तो 1 महीने जितना रॉ मटेरियल मुझे एनी टाइम मेरी फैक्ट्री पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो मैं फिनिश गुड्स बना ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरा रॉ मटेरियल अगर सारा खत्म हो गया, नया रॉ मटेरियल आने में 1 महीने का टाइम लगेगा, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो 1 महीने तक मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा।
ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, मेरा अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर मेरा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, सब बेसिक पॉइंट है, देखो इनमें कुछ भी ऐसे समझने जैसा और याद करने जैसा नहीं है, सब बेसिक पॉइंट है, केवल आपको हेडिंग से याद करनी है। हेडिंग अगर आप लिखोगे तो आपको अंदर का मैटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगेन वही वाला पॉइंट जो फिक्स कैपिटल में भी था, अगर मेरी बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में डील कर रही है, मतलब अगर मेरी बिजनेस मल्टीपल यूनिट्स ओपन कर रही है, ग्रोथ करती जा रही है, हायर पोटेंशियल पे काम कर रही है, हायर कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक यूनिट मेंटेन करी हुई है उन्होंने कि भाई 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और 1000 का ही कर रही है केवल बैठी बैठी, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। और अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट महीने में 1000, सेकंड महीने में 2000, थर्ड महीने में 3000 यूनिट्स का प्रोडक्शन, ऐसे अपना जो प्रोडक्शन की जो रेट है उस रेट को इंक्रीज करती जा रही है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। देन नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की स्टेज चल रही है, मतलब प्राइसेस गुड्स की इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा स्टॉक पहले से मेंटेन करके रखूंगा। मुझे मालूम है अगर यही रॉ मटेरियल मैं 1 महीने बाद खरीदता हूँ तो मुझे 10% महंगा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, कम, अभी 10% कम मिल रहा है, अभी मुझे कम रेट में मिल रहा है, तो मैं अभी ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रख लूंगा, जिससे मुझे आगे ज्यादा रेट में सामान नहीं खरीदना पड़े। तो अगर इन्फ्लेशन का मार्केट चल रहा है, अगर गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करके रखूंगा, जिससे मुझे मतलब मेरी प्राइसिंग कम हो जाए, है ना। जो 1 महीने बाद मेरे को, मान लो मैं ये रिमोट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, रिमोट के लिए जो ये प्लास्टिक मिल रहा है, ये प्लास्टिक की रेट हर 15 दिन में बढ़ती जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, 2 महीने जितना प्लास्टिक, जितना भी 2 महीने में प्लास्टिक काम में आएगा, वो 2 महीने जितना प्लास्टिक मैंने आज ही परचेज करके रख लिया, तो आज की रेट में मिल गया। अब 15 दिन बाद में इसकी प्राइस 5% बढ़ गई, फिर 15 दिन बाद 5% बढ़ गई, फिर 15 दिन बाद 5% बढ़ गई। तो जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है, कोई दूसरा जो मेरा कंपटीशन है, वो ये रिमोट बनाएगा तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी और मेरी इस रिमोट को बनाने की कॉस्टिंग कम आएगी। अगर मेरे पास में ज्यादा वर्किंग कैपिटल, मतलब मेरी अगर ज्यादा रॉ मटेरियल मेरे पास में अवेलेबल है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं कम, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, मैं आज खरीदूं चाहे 1 महीने बाद खरीदूं चाहे मैं 2 महीने बाद खरीदूं, मुझे सेम रेट में मिल रहा है सारा सामान, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स्ट्रा में सामान मेंटेन करके नहीं रखूंगा, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। देन लास्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन मैनेजिंग रॉ मटेरियल reflected in higher inventory turnover, reducing the amount tied up in debtors and receivables, and better sales efforts by the management may reduce the level of raw material, trade receivable and finished goods respectively, resulting in lower requirement of working capital. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, मेरे गुड्स बन के रेडी है, अब मुझे उनको बेचने में, एक ऑर्गेनाइजेशन को बेचने में 10 दिन का टाइम लग रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बेचने में 20 दिन का टाइम लग रहा है, एक को बेचने में 30 दिन का टाइम लग रहा है। तो जिसको बेचने में 30 दिन का टाइम लग रहा है, उसको 30 दिन जितना स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन 10 दिन के अंदर सामान बेच के पैसा रेडी हाथ में, मतलब मैं क्रेडिट भी अलाउ नहीं करता किसी को, 10 दिन के अंदर सामान बेच देता हूँ, तो 10 दिन बाद मेरे पास वापस मेरा जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक में, वो पूरा पैसा 10 दिन में वापस रिकवर हो जाता है। तो मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, और मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी खराब है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये अपने 12 पॉइंट से वर्किंग कैपिटल के और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के। आई होप सारे इजी पॉइंट थे, आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अभी एक सेकंड।